सबसे पहले तो एक मरतबा फिर वही कट्टा खोल दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ को अब नज़र आ रहा है कि दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन आ सकते हैं। नवाज शरीफ ने अपने लोगों से मुलाकात भी की है, उस पर नजम सेठी का एक स्टेटमेंट है, वहाँ से हम बात शुरू कर लेते हैं। नजम सेठी, क्योंकि आप जानते हैं नवाज शरीफ के बहुत करीब है, एक ही कश्ती में लेटे भी हुए हैं माजी में, और बड़ी इनकी मुलाकातें भी रहती हैं आपस में, तो इनके फैमिली किस्म के ताल्लुकात हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन गुज़िश्ता एक डेढ़ दहाई से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो इसमें नजम सेठी ने कहा कि अवाम तपी हुई है, नून लीग का ग्राफ लगातार गिर रहा है, मियाँ साहब सख्त परेशान है, वो आईएमएफ के सख्त खिलाफ हैं, मगर मजबूरी है। अब आईएमएफ के खिलाफ है तो फिर आईएमएफ से पैसा क्यों लेते हैं आपने तो रिकॉर्ड कर्जे ले लिए, मजबूरी है। मियाँ साहब ने इजलास बुलाया कि अवाम से ताल्लुकात बेहतर रखें, वोट बैंक पक्का करें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने भी इलेक्शन की बात की है। वैसे वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। देखिए, पूरा मुल्क तो आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है, तो वो सदर पाकिस्तान क्यों बनना चाहते हैं? कभी आपने ये सोचा? मैं आपको बताता हूं क्यों बनना चाहते हैं। ये बड़ी सादी सी बात है। आसिम मुनीर साहब कुछ भी कर लें, पाकिस्तान को जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, डोनाल्ड ट्रंप से जितनी मर्जी तारीफें करवा लें, लेकिन उन्हें आलमी सतह पे महज़िब ममालिक में कभी भी एक सरकारी मुलाजिम से ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। यह चीज तकलीफ देती है। जब अपने मुल्क के अंदर आप मौजूद होते हैं तो आपके लिए हर चीज रुक जाती है। सदर पाकिस्तान की गाड़ियां भी रोक कर आपको गुजारा जाता है। वजीर आजम जो है वो आपके जूते पॉलिश करता है दिन रात, और आपके कहने के ऊपर हां बोलता है, आपके कहने के ऊपर ना बोलता है। और जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपकी हैसियत एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी हो जाती है कि ये सरकारी मुलाजिम है। यूरोप में आप चले जाते हैं तो आपको सरबराह मुमलिकत वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता, क्योंकि आप पाकिस्तान में जितना मर्जी गंद मार लें, यूरोप में, अमेरिका में, बाकी ममालिक में जब आप वहां जाते हैं तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक सरकारी मुलाजिम का प्रोटोकॉल है। तो ये दिल में ख्वाहिश तो जागती है ना कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी मुझे वो इज्जत नहीं मिलती जो ये इसको मिलती है, आसिफ अली जरदारी को या शहबाज शरीफ को। तो अगर एक आईनी ओहदा साथ में लग जाए, वैसे तो इन्होंने अपना ओहदा भी आईनी कर लिया कि अब अगर आर्मी चीफ को आपने हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। वैसे ये भी एक मजाक है, ये तो वजीर आजम का अपना इख्तियार है कि वो जब चाहे आर्मी चीफ को तब्दील कर दे। अभी अमेरिका के अंदर उनके वजीर जंग ने, पीट हेग्सेथ ने, वो अपना चीफ उन्होंने बदल दिया। किसी ने, अपोजिशन ने, हुकूमत ने, किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसका इस्तेहकाक है, इसने बदल दिया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए एक तरीकाकार अडॉप्ट किया और अब अपने आप को एक आईनी किस्म का बंदा बना लिया कि आप 2/3 अक्सरियत के बगैर आप मुझे नहीं हटा सकते मेरी सीट पे से। तो कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। तो मामला यह है कि वो बनना तो चाहते हैं सदर, आर्मी चीफ भी सदर बनना चाहते हैं। अब जो एक और खबर है कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, इन सबको डर है कि अगर इलेक्शन आ गए तो इसको अगर हमने तब्दील ना किया हुआ ना तो इलेक्शन में हम फारग हो जाएंगे। अब सारे अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि हम इसमें क्या हासिल कर सकते हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब बैठ के ये देख रहे हैं कि मैं 28वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ हासिल कर सकता हूं। तो वो अलग अलग ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। यानी ऑप्शन ये भी है कि फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर अगर कोई है तो वो सदारत के लिए अहल हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर कोई फील्ड मार्शल के ओहदे पे है, क्योंकि इस ओहदे को अलग कर दिया ना उन्होंने फौज से, जो जंग जीतेगा, कामयाब होगा, उसको फील्ड मार्शल का ओहदा मिलेगा, तो उसके लिए फिर अलग है, वो उसको इस्तिस्ना भी है पूरी जिंदगी के लिए, जो और किसी फौजी के लिए नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल के लिए, आर्मी चीफ होगा तो उसके लिए नहीं होगा, फील्ड मार्शल के लिए जो वो इस्तिस्ना भी है, ये भी उन्होंने अपने लिए हासिल कर दिया आसिम मुनीर साहब ने। तो वो सदारत के अब ख्वाब देखना शुरू हो गए। उनके दिमाग में अपनी चीजें चल रही हैं, हमने 18वीं आईनी तरमीम कैसे खत्म करनी है, हमने सूबों के इख्तियारात कैसे लेने हैं, हमने पाकिस्तान को ज्यादा काबू कैसे करना है। तो उनके अपने गोल्स हैं, सियासतदानों के अपने। अभी लोग वोट ही नहीं डालते, अब क्या करें। नौजवान सारे के सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो बात ही नहीं सुनते। उनको बात यहां से समझाओ, वहां से वो नहीं समझते, दूसरी तरफ समझाओ, वो अगली बात कर देते हैं। नौजवानों के सवालात के जवाबात है नहीं। अब करें क्या, जाएं किधर। तो ये एक तजवीज जनाब, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मरतबा फिर वो टॉक शो में बात कर रहे थे,
सलीम साफी साहब से गालिबन मैंने सुना वो क्लिप। तो हुकूमत इसके ऊपर पहले भी कह चुकी है, अब भी कह रही है कि हम वोटर की जो उम्र है वो 25 साल तक ले जाएंगे, यानी जो 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में 60 साल का एक गैप है वो हम निकाल देंगे। 25 साल का वोटर कर देंगे तो करोड़ों वोटर बाहर करने की कोशिश है। अब नए वोटर जो बन रहे हैं उनसे भी जान छुड़वा लेंगे ये, तो क्या उसके बाद ये इलेक्शन जीत जाएंगे? तो मेरा सादा जवाब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि 25 साल से नीचे हो या ऊपर हो, कहानी एक ही चल रही है। लेकिन एक सवाल है मेरा, वो ये कहते हैं कि जब वोट लेने के लिए यानी इलेक्शन लड़ने के लिए जब आपकी उम्र 25 साल है, तो फिर इलेक्शन में वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 साल क्यों है? यह सवाल राणा सनाउल्लाह साहब ने पूछा। तो मिच्योर होना चाहिए बंदे को। तो मेरा सादा सादा इसके ऊपर सवाल यह है कि 17 साल का लड़का फौज में भर्ती हो जाता है, सेकंड लेफ्टिनेंट, और वो मुल्क की हिफाजत की अहम तरीन जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है, वो भी आप 25 साल कर दें। फिर जो लेक्चरर भर्ती होता है, जो अगली कौम की तरबियत करता है, 17वें ग्रेड के अंदर चला जाता है, वो 21 साल की उम्र में हो जाता है, वो भी आप 25 साल कर दें। फिर जो आपका सीएसएस का एग्जाम है, वहां पे जो सीएसएस करके ऑफिसर आके भर्ती हो जाते हैं, जो अहम तरीन सरकारी ड्यूटीज करते हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिलती है, वो उम्र 21 साल है। फिर अगर आपने सिविल जज बनना है, आप इम्तिहान में जाते हैं, आप जज बनते हैं, 22 साल की उम्र में आप जज बन जाते हैं और आप लोगों के फैसले करते हैं बैठ के, अहम तरीन फैसले, 22 साल। तो वोटर 25 साल का क्यों? यह सवाल जो है ना, पूरी दुनिया में लोग वोटर की उम्र कम कर रहे हैं, 17 साल, इससे नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं। कई मुमालिक गौर कर रहे हैं कि हम 16 साल तक वोटर की उम्र कर दें, और इससे नीचे भी ले जाने की बात हो रही है कि नौजवानों का हिस्सा सरकार के अंदर बढ़ाया जाए ताकि नौजवानों का एतमाद बढ़े, वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा आमादा हो और पॉलिटिकली वो ज्यादा इन्वॉल्व हो चीजों के अंदर, वो अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करें, पॉलिटिकल अवेयरनेस है। दुनिया ये सोच रही है, हम कह रहे हैं हम 25 साल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सियासतदानों का मफाद है। इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ मिली हुई जमातें ये किसी भी लेवल तक जाएंगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, हो सकता है कल एक दिन आए कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ खड़ा हो जाए। वैसे तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी फौज के खिलाफ खड़ा हुआ या फौजी मुदाखलत के खिलाफ खड़ा हुआ, नवाज शरीफ अपनी जाती पॉलिटिक्स के लिए खड़ा हुआ, पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ। जैसे ही मौका मिला नवाज शरीफ वापस जाके गोद में बैठ गया, हमेशा नवाज शरीफ ने यही किया। अब आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बने हुए, हर हाल में वो चाहते हैं कि इलेक्शन जीतना है, क्योंकि उन्हें यही टारगेट दिया गया है कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान किसी सूरत हार नहीं सकते। वहां पे मुकम्मल कंट्रोल चाहिए, सेक्टर कमांडर्स की जरूरत बनी हुई है, कभी इधर भाग, कभी इसको भगा, कभी उसको भगा, कभी ये देख, कभी वो देख। एजेंसियों के दफ्तरों के अंदर सेल बने हुए हैं कि जनाब आपने कुछ भी करके इन 2 इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, इमरान खान फैक्टर को आपने बाहर रखना है। अब वही किया गया, यानी जो चीजें अभी तक सामने आई हैं और जो ये करने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो इंटरनेट बंद करेंगे, मोबाइल सर्विसेज भी बंद की जाएंगी, जाली नताइज जैसे पहले जारी किए, ये फिर जाली नताइज जारी करेंगे। फिर सख्ती भी इंतहाई दर्जे की जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को धमकाया भी जा रहा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, आप जो मर्जी कर दें, जितने मर्जी वोट आप ले लें। फुल मुदाखलत हो रही है टिकटों की तकसीम में भी। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट ने कि ऐसे लोगों को टिकट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दे जो बाद में आराम से एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में आ जाए। पहले भी ऐसे हुआ था, पंजाब में खासतौर पर ज्यादा हुआ कि टिकटों की तकसीम में ऐसे लोगों के पास टिकट चले गए जो बाद में इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब की पार्टी को छोड़ के बेवफा बन गए। और ये इमरान खान साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था तब भी हुआ था, तब भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे इंजेक्ट किए थे इनकी पार्टी के अंदर। उन बंदों ने जब इलेक्शन जीत लिया इमरान खान का नाम लेकर, तो बाद में 20-22 लोग छोड़ के चले गए इमरान खान को, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। अभी आजाद कश्मीर में लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी की हैं, आजाद कश्मीर में लोग शिकायतें कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो नजरियाती लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी हमें एतराजात हैं। कुछ लोग एहतजाज करने के लिए बैरिस्टर गोर के घर तक पहुंच गए थे, वहां पर उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रोटेक्ट किया उनके घर को। लोग एहतजाज कर रहे हैं, आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी दबाव डाला जा रहा है। और कोशिश यह है कि कुछ भी करके या तो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे आए जिन्हें तोड़ा जा सके बाद में, या जाली इलेक्शन करवा के
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को बाहर रखा जाए। इंतखाबी निशान तक तो छीन लिए गए हैं, पुराना तरीकाकार यहां पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, कराची में एक ज्वेलर की दुकान के ऊपर एफआईए के एहलकारों ने छापा मारा, उसकी वीडियो बाहर आ गई। ये ना नॉर्मली यही करते हैं लोगों के साथ। वो ऑफिसर है, वो चपेड़े मारता जा रहा है। ये क्या है, ये बताओ, धर चपेड़, ये बताओ कहां से आया, फिर चपेड़। यानी वो ऐसे थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ों थपड़ी कर दिया उसने लोगों को। ये कौन सी तफ्तीश है? आपने छापा मारा, आप चीजों को कब्जे में लें, आप सील करें, आप लोगों से सवालात करें। आपको गलत चीजें मिले, आप उसको बंद कर सकते हैं, आप उनको ले जाके गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी दुकान में, उनके रोजी के अड्डे के ऊपर खड़े होकर उनको चपेड़े नहीं मार सकते। ये किसी कानून के अंदर इजाजत नहीं है। और पूरी वीडियो के अंदर किसी जगह पे नहीं दिखाया गया कि वो मुजामत कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं या वो धक्के दे रहे हैं या उन्होंने कॉपरेशन ना की हो। ऐसी कोई चीज पूरी वीडियो में नहीं दिखाई गई। लेकिन वो एफआईए का इंस्पेक्टर थप्पड़ मारता जा रहा है। वो वीडियो ना निकलती तो किसी को पता ही नहीं चलता और होता ही कुछ ना, ये जलील हो जाते। उनके वालिद को लड़कों के सामने उन्होंने चपेड़े मारी। मुझे बताएं कि ये नौजवान पाकिस्तान में काम करना चाहेंगे? क्या आप किसी के वालिद को उसके बच्चे के सामने, जवान बच्चे के सामने आप थप्पड़ मारते हैं तो आपको लगता है कि वो कानून का एहतराम करेगा? आपको लगता है वो कानून से खुश होगा? ये तो शुक्र है ये केस ही अलग है। यहां पे सीसीटीवी फुटेज निकल आई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, ऑफिसर को सजा हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आमतौर पे जो आप ये करते हैं, किसी भी बाप को उसके बच्चों के सामने जलील करते हैं, तो वो बच्चा रियासत के बारे में और रियासती इदारों के बारे में क्या सोचता है? पाकिस्तान में ना बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। ये चीजें ठीक नहीं होंगी ना तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के इदारों से नफरत करते चले जाएंगे। नाजरीन, पंजाब के बारे में हमने आपको खबरदार किया था और बार बार किया था कि इनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से किसान तबाह बर्बाद हो रहा है। और अब हुकूमत ने एतराफ करना शुरू कर दिया कि 12 से 15% तक गंदम का शॉर्टफॉल हो सकता है पंजाब में। ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। अब बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी। और पंजाब ने रास्ते सारे बंद कर दिए, किसी और सूबे में गंदम ना जाए। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा बिजली पैदा करता है, उन्होंने तो रास्ता बंद नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में बिजली जा रही है। बलूचिस्तान गैस पैदा करता है, उन्होंने तो रास्ता बंद नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में गैस जा रही है। सिंध जो है वो तजारती रास्ते खोलता है, उन्होंने तो रास्ता बंद नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में तजारत हो रही है, बंदरगाहें उनके पास है। और पंजाब में गंदम और सब्जियां पैदा होती हैं, बाकी चीजें। अब इन्होंने रास्ता बंद कर दिया कि जी हम गंदम की तरसील नहीं देंगे खैबर पख्तूनख्वा को। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। अगर वो बिजली बंद करेंगे तो ये कहेंगे वफाक को खतरा है, और ये गंदम बंद कर दें तो ये कहते हैं जनाब हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है। तो हम पहले बता रहे थे कि इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं खाद की, यूरिया की, डीएपी की, कि अब किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और इन्होंने किसान को इतनी मार मारी पिछले साल कि किसान अब चीजें खरीद ही नहीं पा रहा और वो गंदम की पैदावार कम होती हुई देख रहा है। 12 से 15% का शॉर्टफॉल बताया गया है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक डाटा जारी किया। देखिए, ये डाटा इसलिए जारी किया कि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक एजेंसी के दफ्तर में बुलाकर सहाफियों को खबरदार किया कि आपने तकाबली जायजा नहीं लेना। तकाबली जायजा कहते हैं कि इमरान खान के दौर का मौजूदा दौर के साथ मवाजना करना। इस पे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा यह आपने नहीं करना, आपने हमारा मवाजना करना है तो आप हमारी हुकूमत के साथ कर लें, पिछले साल के साथ कर लें कि हम पिछले साल से कितने बेहतर हैं या कितने बुरे हैं। इमरान खान के दौर से ना करें, वो दौर और था, ये दौर और है, वो हालात और थे, ये हालात और है। क्यों जी? मवाजना जब होता है तो दो अलग अलग हुकूमतों में ही होता है ना। आपकी हुकूमत की नालायकी का मुकाबला आपकी हुकूमत की अगले साल की नालायकी से क्यों करें? आपने तो इमरान खान की हुकूमत गिराई थी ये कहते हुए कि नालायक है ये लोग, इनसे मईशत नहीं चल रही, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, तो आप अपनी हुकूमत ले आए। तो अब जो आदादोशुमार तहरीके इंसाफ ने जारी किए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सोना यूरिया ये खाद है जी, इमरान खान के दौर में 2011 रुपए की और आज है 4628 रुपए की, दुगने से ज्यादा कीमत। अच्छा जी, डी अमोनियम फास्फेट डीएपी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 9273 रुपए की, आज 15658 रुपए की। इजाफा हुआ 6385 का। किसान बेचारा कहां से लेकर डाले? सीमेंट, हालांकि अभी रियल स्टेट का जो कारोबार है पाकिस्तान में काफी नीचे गया है, लोग बेचारे किराए नहीं दे पा रहे घरों के, अपने घर कैसे लोग बनाएंगे। तो 50 किलो वाला जो सीमेंट का बैग है इमरान खान के दौर में 865 रुपए का था, ये कहते थे बहुत महंगा है, और आज वो 1530 रुपए का है। नवाज शरीफ के दौर में 665 रुपए का इजाफा किया गया, लगभग
80% तक इजाफा हुआ, दुगना हो गया। सीमेंट भी महंगा कर दिया। गैस के जो चार्जेस है 3.3719, ये इसकी एक पैमाना होता है गैस को नापने का। तो ये जो जितनी गैस इमरान खान साहब के दौर में 142 रुपए में मिलती थी ना आपको, जितनी गैस इमरान खान साहब के दौर में आपको 142 रुपए की मिलती थी, उतनी गैस आज के दौर में आपको 2567 रुपए की मिलती है। लगभग 20 गुना इजाफा किया। 20 से आप जरब देते हैं, इतना इजाफा इन्होंने कर दिया गैस की कीमतों में। एलपीजी सिलेंडर, ये जो 11.67 किलो वाला होता है बड़े साइज का, ये इमरान खान के दौर में 2400 रुपए का था, आज 4800 रुपए का है, दुगनी कीमत हो गई। 2425 का था, आज 4795 का है, दुगनी कीमत। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 का था, आज 410 का है, लगभग 260 रुपए का इजाफा। डीजल 144 का था, आज 410 का है, इजाफा लगभग 265 रुपए का। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया और ये तकाबली जायजा है, इसके ऊपर हमें बार बार नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस काम से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मना करे वो काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का नुकसान किया है, हमेशा पाकिस्तान का नुकसान किया है। हां, लड़ने का उनका काम है, वो काम जब भी वो करेंगे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़ाई के अलावा पाकिस्तान की फौज जो करेगी हम उनके सामने आकर खड़े होंगे कि ये तुम नहीं कर सकते, ये हलफ की खिलाफ वर्जी है, हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे। तुम्हारा काम सिर्फ लड़ना है और हुक्म को पूरा करना है, इसके अलावा आप कोई और काम करेंगे तो वो काम गलत है, आपको उसकी इजाजत नहीं है। नाज़रीन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर जो है ये अमेरिका से, इसराइल से और ईरान से, ये तीनों तरफ से आई है। और जो शराइत रखी गई है ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, वो सारा मामला अब खुल गया है। जो खुफिया शराइत थी जो अमेरिका ने ईरान को भिजवाई और वो खुफिया शराइत जो ईरान ने अमेरिका को भिजवाई, अब उन तमाम का पोल खुल गया है। बात पहुंच गई है 5-5 शराइत के ऊपर। 5 शराइत अमेरिका की हैं, 5 ईरान की हैं। मैं 10 की 10 आपके सामने रख देता हूं। और यहां पे डेडलॉक लगा हुआ है और शुबा इस बात का है कि ये डेडलॉक दोबारा इस खित्ते को जंग की तरफ ले जाएगा। यूएई में एक एटमी तनसीब है, अबू धाबी में, वहां पे कोई एटमी बम वगैरह नहीं बनाते, वो उनका पावर प्लांट है। तो एटमी पावर प्लांट के करीब एक ड्रोन गिरा और वो ड्रोन जो गिरा है वहां पे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसके अंदर आग लग गई। वो सारा एरिया चेक किया है IAEA ने और उन्होंने बताया जी तापकारी नहीं फैली, शुक्र है बचत हो गई। ये जो पंगे हो रहे हैं ना इस खित्ते के अंदर, ये सबको लेकर बैठ जाएंगे। अब पता नहीं ड्रोन किसका था, कहां से आया, किसने उड़ाया, किसने मारा, अभी तक इसमें क्लैरिटी कोई नहीं है। यहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाते हैं, लेकिन इस खित्ते में कोई ऐसी भोंडी अजीब हरकत हो गई और कोई तापकारी फैल गई। वहां ईरान के अंदर भी मिसाइल मारे जा रहे थे एटमी तनसीबात के बिल्कुल करीब करीब, और इसराइल के अंदर भी मारे हैं ईरान ने उसके जवाब में वहां करीब करीब। तो ये जो करीब करीब जा रहे हैं ना, कोई एक भी हथियार जाके टारगेट पे लग गया और कोई ऐसा पंगा हो गया तो पूरा का पूरा रीजन इसकी लपेट में आ जाएगा। यूरोप तक को इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दुनिया इस आग के साथ नहीं खेल सकती। आलमी इदारे बार बार खबरदार कर रहे हैं। अब ईरान की और अमेरिका की जो शरायत है, पहले अमेरिका की शरायत मैं आपको बताता हूं, और ईरान ने इसको कंफर्म किया है। ईरानी एजेंसी फॉरेस्ट न्यूज उसने भी बताया, इसराइली मीडिया उसने भी बताया, अमेरिकन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है। अमेरिका की जो 5 शरायत हैं वो दर्ज झेल है। नंबर 1, अमेरिका की जानिब से ईरान को किसी किस्म का जंगी हर्जाना अदा नहीं किया जाएगा, जितना नुकसान कर दिया सो कर दिया। नंबर 2, 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाए, पूरा 400 किलो उन्होंने मांग लिया कि ये आप हमारे हवाले करें। नंबर 3, सिर्फ ईरानी एक जौहरी तनसीब बरकरार रख सकते हैं कि आप एक एटॉमिक साइट जो है वो रख सकते हैं, और वो भी आप एनर्जी के पर्पस के लिए कर सकते हैं, आप एटमी धमाका नहीं कर सकते। तीसरी शर्त ये उन्होंने रखी। चौथी शर्त, ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से हम सिर्फ कोई 25% से कम अमेरिकन जो हैं वो उनको डी फ्रीज करेंगे। ईरान कहता है हमारे सारे आप जो मुंजमद असासे हैं वो आप हमारे खोले, हमारे पैसे अरबों डॉलर पड़ा हुआ है वो सारा ईरान के पास आ जाए। लेकिन अमेरिका ने 25% से भी कम पर आमादगी जाहिर की। और आखिरी शर्त अमेरिका की कि मुज़ाकरात तमाम महाजों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे। तमाम महाज का मतलब आबना हुरमज भी है, तमाम महाज का मतलब गजा भी है, लबनान भी है। तमाम महाजों का मतलब हर जगह पे ईरान के साथ अमेरिका बैठ जाएगा।
तो ये अमरीकी शराइत